शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अजय कावले, मैं आप लोग का पुलिस टीचर हूँ यहाँ पे। और आप लोग तो 11th में फिर ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, कैसा लगा फिजिक्स 11 में? आपको ठीक है हो गया, ठीक है। तो गुड न्यूज़ ये है कि 11th के फिजिक्स के इतना यहाँ पे रोल है कि बिल्कुल सेपरेट। यहाँ पे हम शुरू से नए कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलेंगे, तो कोई भी होना नहीं तो बिल्कुल डिफरेंट स्टेट, एकदम नए से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो पुराना अगर कुछ नहीं भी हुआ है, कोई इशू लेने वाली बात नहीं, तो कुछ यहाँ पे नया होने वाला है। तो आप कौन से स्कूल और अन्य तो देखिए सब ऑलमोस्ट आईसीएसई के सीरीज आप लोग सीरीज तो अगर आप लोग सिलेबस देख रहे हो तो मैंने एक बार देख लिया है सीबीएसई और आईसीएसई का सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा सेम। तो क्वेश्चंस के कुछ लेवल होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल पे जाते हैं, तो आईसीएसई तो वो भी हम लोग यहां पे कवर कर लेते हैं। जो बच्चे सीबीएसई कर रहे हैं उनका भी बेनिफिट जाएगा, कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आप लोग के करिकुलम भी इंक्लूड है। ठीक है, तो आप सिलेबस पे एक बार मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इस बार हमें एक्चुअली पढ़ना है 12th के फिजिक्स। 12th के फिजिक्स में हम लोग शुरुआत करेंगे, टोटल इसको मैंने 9 यूनिट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे जो यूनिट नंबर 1 है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए एक्चुअली हमारे जो सिलेबस में है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हमको सिलेबस में पढ़ना है। लेकिन ये हमको पढ़ना पड़ता है दो अलग अलग पार्ट, जिसमें से पहले पार्ट का नाम क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरे पार्ट का नाम क्या होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसका पहला वर्ड आप देखते हैं इलेक्ट्रो, आपने इलेक्ट्रॉन सुना होगा, एटम्स के अंदर में क्या होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन कौन सा चार्ज नहीं न्यूट्रॉन कोई चार्ज है, पर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। तो बेसिक आइडिया सबको है कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। कुछ इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, अगर वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है, अब हम उसके इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक पोजीशन रुका हुआ है, उसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जो फोर्स कराएगा, वो सब कुछ को डील करना है। उसके बाद वही इलेक्ट्रॉन अगर हम मूव करने लगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कुछ एग्जांपल दें, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और कुछ जब स्विच ऑन करते हैं तो लाइट चालू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने लगा, वो किसके अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये दोनों पोर्शन हम लोगों को आपके कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए जो पहली यूनिट है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी है, कैसे फील्ड बनता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस मतलब कोई बॉडी कितना चार्ज होल्ड कर रहा है, जैसे आप एक मोबाइल लेते हैं उसकी बैटरी जो होती है बहुत कम कैपेसिटी की, और कोई मोबाइल होता है जिसकी मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा कैपेसिटी की, वर्ड यूज करना कैपेसिटी, तो वही होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है ना चार्ज को, उसी को कैपेसिटेंस। यहाँ पे हम बैटरी के बारे में या कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आ जाएंगे देखो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन। तो यहाँ पे हम कहाँ जॉइन कर जाएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर जॉइन कर जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि करंट कैसे जनरेट होता है, कैसे फ्लो होता है, और जब वो फ्लो होता है तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे आप देखेंगे कि आपने कंपास देखा जिसमें नीडल होती है, मैग्नेटिक डायरेक्शन दिखाता है, अगर किसी कंडक्टिंग वायर के पास से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के पास अगर ले जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो फेनोमेना हमको पता चला कि साइंटिस्ट थे
पहले क्या इलेक्ट्रिसिटी को अलग और मैग्नेटिज्म को अलग अलग माना था, लेकिन जब देखा गया कि दोनों एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं तो वहां पे एक नई फील्ड पैदा हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो वहां पे इलेक्ट्रिक चीज भी है और मैग्नेटिक चीज, इनको मिला के एक नई चीज बनी है जिसे हमें आपकी ग्रेविटी फिजिक्स में पढ़ना। तो इसको भी हमने दो बार में ब्रेक कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन एक ही पोजीशन पे बैठा हुआ तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो आ जाएगी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। सर माइक नहीं लगा, माइक आवाज आ रही सर? हाँ क्लियर है। ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस में हमको शुरुआत कहाँ से करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। चार्ज की फील्ड, चार्ज की प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ना है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में मूव करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अभी तक की इलेक्ट्रिसिटी को हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि जो मैग्नेट होता है उसके आसपास उसमें क्या फर्क पड़ता है। मैग्नेट के ऊपर भी कुछ फर्क पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स, उनके ऊपर भी मैग्नेट का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे उसी के इफेक्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो मैंने बताया कि अभी एक करंट कैरिंग वायर जो है उसके पास में मैग्नेट लाएंगे तो जो इफेक्ट पड़ेगा वही सब हमको इसमें पढ़ना है। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैटर होते हैं जो डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें होती क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में यहाँ पे डील करना है। तो इसमें यूनिट 3 आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे हम डील करेंगे। अगर आपने कभी देखा होगा जो खिलौनों में बच्चों की छोटी छोटी मोटर लगती है, अगर कभी उसे आप खोल के देखेंगे ना तो उसमें आपको कॉपर की वाइंडिंग दिखाई देगी और साथ ही साथ दो आपको मैग्नेट दिखाई देते हैं। तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की हेल्प से हम वहां पे मोशन जनरेट कर सकते हैं। मोटर में यही होता है, मैग्नेट्स के बीच में कॉपर की वाइंडिंग होती है, जैसी करंट फ्लो होता है तो वो घूमने लगता है, इसी कारण मोटर वर्क करती है। होता है या नहीं ऐसा? तो यही सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। जब एसी करंट पास करेंगे तो जो उसमें से जो फोर्सेस वगैरह लगेंगे उसके ऊपर, उस कॉइल के ऊपर, वही सब कुछ हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। टॉपिक बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपकी सबसे छोटी यूनिट होगी, इसमें से मुश्किल से 4 to 5 मार्क्स का पूछता है। छोटी सी यूनिट है और सबसे इजी यूनिट है। इसमें हम कुछ वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वेव्स कुछ भी हो सकती हैं। लाइट जो हमारे यहाँ आती है सन से, वो भी एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? आपने एक्स रे का नाम सुना होगा, आपने यूवी रेज का नाम सुना होगा, आपने रेडियो वेव्स का नाम सुना होगा। जैसे रेडियो में आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं ना 94.3 माई एफएम, तो जो फ्रीक्वेंसी उसमें सेट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर वेव को रिसीव करने के लिए। तो ये सारी वेव्स जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। अब उनमें, अब सन से जो लाइट आ रही है उसमें कहाँ से इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा है? हमें तो कुछ अभी फील नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे कि वो भी कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करती है। क्यों उन सारी वेव्स को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में रखा है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग टॉपिक पे ऑप्टिक्स। ये एक्चुअल में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होगा रे ऑप्टिक्स, दूसरा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और तीसरा होगा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या होगा, अलग अलग टाइप के मिरर होंगे, लेंस होंगे, उनसे जब कोई लाइट पास होती है, कई बार लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और कई बार उनमें से पास हो जाती है। अगर लाइट पास हो जाती है तो वो जिस पाथ में आई थी वो पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। तो लाइट क्यों डेविएट हो रही है, कितना डेविएट हो रही है, उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे रे ऑप्टिक्स में। रे क्या होता है? लाइट की रे, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप ग्लासेस लगाते हैं तो यहाँ पे कई बार कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कब हम कॉन्केव यूज करेंगे, कब कॉन्वेक्स यूज करेंगे और ये होते क्या है, वो सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। और बेसिकली 4 तरीके के इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट देखेंगे ह्यूमन आई। हमारी आंख जो है ये भी तो रे ऑफ लाइट को रिसीव करती है
और इमेज बनाने का काम करती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। हम ह्यूमन आई से बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। इसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत कम होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की, ये सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अब हम इसके बाद बनाएंगे दो अलग अलग माइक्रोस्कोप को जोड़ के कंबाइंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, इससे हम कौन सी चीजों को देखते हैं? हाँ, टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, जिनकी हेल्प से हम स्टार्स को, प्लैनेट्स को देखते हैं, मतलब बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स। और दूसरे होते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जिसकी हेल्प से अर्थ के ऊपर ही जो काफी दूर है, जैसे यहाँ पे आप बैठे हो, कहीं पे मैच चल रहा है, आपको देखना है, बाइनोकुलर्स यूज करते हो, दूरबीन यूज करते हो, वही क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेलीस्कोप हो जाएगा। तो ये दो टाइप के पढ़ेंगे हम लोग, एक होगा एस्ट्रोनॉमिकल और दूसरा होगा टेरेस्ट्रियल। तो इनको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आ जाता है वेव ऑप्टिक्स। अभी हम लोग जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, तब वहां पे मैं बताऊंगा कि जो लाइट होती है वो दो तरीके का बिहेवियर शो करती है। एक ऐसा बिहेवियर जैसे कि वो पार्टिकल है, और दूसरा बिहेवियर जैसे कि वो वेव है। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि जो लाइट है वो वेव है, और उसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो इस तरीके से आपकी 9 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी, सॉरी 6 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग 7th में, जिसमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जो मैंने बताया, किसी साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो रे ऑफ लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। उन्होंने ऐसा बताया कि सन से लगातार फोटॉन्स हमारी तरफ आ रहे हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, यही रे ऑफ लाइट है। लेकिन किसी और साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि नहीं, वो पार्टिकल्स नहीं है, वो वेव है। तो वही ड्यूअल नेचर हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई में। ये तो 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं, एटम्स और न्यूक्लियाई। फिर भी हमें यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि एटम्स और न्यूक्लियाई को जब तक हम अच्छे से यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, अगला जो टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक, ये मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम। सेमीकंडक्टर आप जानते हैं, 3 टाइप की चीजें होती है, एक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक इंसुलेटर होते हैं, और एक क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को बड़े आराम से पास होने देते हैं, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देते, और सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो किसी कंडीशन में पास होने देते हैं, किसी कंडीशन में पास नहीं होने देते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। आजकल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हर जगह मौजूद है। इस कैमरे में पहले तो बोर्ड प्लेन होते थे, अब तो देखो इसके अंदर में भी सेमीकंडक्टर। जहां वो आपको चिप दिख गई, जो मोबाइल के अंदर में चिप होती है, कंप्यूटर में मदरबोर्ड होती है, वो सारी चिप क्या होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में पहुंचेंगे कि कैसे सैटेलाइट के थ्रू हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं। जब आप यहाँ से आप फोन लगाते हैं तो जो नियरेस्ट टावर है वहां पे सिग्नल जाता है, वो सिग्नल यहाँ से जाता है सैटेलाइट पे। सैटेलाइट से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, मान लो किसी दूसरी कंट्री में आपके कोई फ्रेंड बैठे हैं, वहां के टावर में वो सिग्नल जाएगा, और वहां से उस टावर से जो भी व्यक्ति होगा, जो भी आपका फ्रेंड होगा, उसके मोबाइल में वो सिग्नल्स जाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो होगा इतना कॉम्प्लिकेटेड, उसको हम लोग वहाँ पे बड़े आराम से हंसते खेलते हुए पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है ये। तो इस तरीके से ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये एक जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, अभी हम लोगों ने कुछ पढ़ाई शुरू की नहीं है। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे उठाएंगे, वो कौन सा टॉपिक होगा आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सुपर कंडक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जितने भी ये वायर्स होते हैं सबके अंदर कॉपर का यूज करते हैं हम लोग। तो कॉपर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। उसकी जगह पे हम लोग किसका यूज कर सकते थे, आयरन का यूज कर सकते थे, पर हम आयरन का क्यों यूज नहीं करते, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और जब भी किसी वायर में रेजिस्टेंस होता है तो वहां पे हीट जनरेट होती है, और हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। किसी भी वायर से जब बिजली करंट पास होता है तो इतनी हीट जनरेट होती है। आई क्या है, एम्पियर में करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और टी है टाइम इन सेकेंड्स। तो जो करंट पास हो रहा है, आप नहीं चाहते उसमें कोई लॉस हो, जो हीट में कन्वर्ट हो गया वो तो लॉस हो गया करंट का। तो जो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वहां से यहाँ आने में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है।
तो आप चाहते हैं रेजिस्टेंस कम से कम हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉपर का यूज करते हैं। लेकिन कई जगहों पे हमको क्या होता है कि और भी ज्यादा अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए होता है, तो वो कुछ हम लोग अलॉय का इस्तेमाल करके कुछ सुपर कंडक्टर्स बनाते हैं। वो सुपर कंडक्टर जो होते हैं बहुत कम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं और उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होता है। तो कंडक्टर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने दे, फिर भी उनमें बहुत रेजिस्टेंस होता है। सुपर कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत फ्रीली पास हो जाती है, वहां पे आर की वैल्यू इतनी कम है कि हीट जनरेट ही नहीं होती, तो सुपर कंडक्टर होते हैं। उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चलते। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे आपके पहले यूनिट में, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पहला वाला पोर्शन है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज होता क्या है, फिर इस चार्ज का कंजर्वेशन देखेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ लॉ है, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चार्ज से। तो चार्ज आप क्या समझते हैं, क्या चीज है ये? अभी तक क्या आपने पढ़ा था, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहले चार्ज कहां से आया? एक साइंटिस्ट थे मिस्र में, उनका नाम था थेल्स। उन्होंने देखा कि जब वो दो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं, ऐसे रगड़ते हैं, तो वहां पे कुछ अलग चीज वहां पे उनको देखने के लिए मिलती है। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास की ट्यूब ली और एक सिल्क का कपड़ा लिया, रेशम जानते हैं आप, उसको जब उसके ऊपर उन्होंने रब किया और इसको साइड में रखा हुआ। दूसरे उनके फ्रेंड ने भी क्या किया, एक ग्लास ट्यूब लिया, उसको उसने भी सिल्क के कपड़े पे रगड़ा। अब दोनों ने क्या किए, आपस में इनके पास जो ट्यूब थी और उनके पास में जो ट्यूब थी, इनको इन्होंने पास पास लाया, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे। जैसे मैग्नेट में आपने देखा होगा दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर साउथ साउथ पोल एक साथ लाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उन्होंने जो सिल्क का कपड़ा था दोनों दोनों के पास, उसको पास में लाया तो वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने एक ग्लास ट्यूब और एक सिल्क का कपड़ा, ये दोनों एक दूसरे के पास में लाया, तो देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो वो समझ गए कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। वही चीज आज हम लोग आपकी कॉपी में भी देखेंगे। आप, हाँ, अपनी कॉपी के सबसे पीछे पेज से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लो कागज का। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सबसे पीछे पेज से एकदम छोटा सा टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा हो गया, बहुत बड़ा टुकड़ा है, एकदम छोटा सा, जितना छोटा हो सके, उससे भी छोटा, जितना छोटा होगा उतना अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया होगा। अब आपको अपने पेन को क्या है, अपने बाल में से रगड़ना है, जोर से रगड़ना है और उसके पास में लेके जाइए। जो एक्सपेरिमेंट थेल्स ने वहां किया था वही एक्सपेरिमेंट हम यहाँ करेंगे। क्या अट्रैक्ट किया उसने? अगर आप जोर से रगड़ेंगे और उसको पास में ले जाएंगे तो देखिएगा वो अट्रैक्ट करता है। हाँ, वैसे ही बिल्कुल नहीं हो रहा है। उनका देखिए वहां पे अट्रैक्ट हुआ। अगर आप सही से रब करेंगे ना तो वो अट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो ऐसा क्या हो गया कि वो उसको अट्रैक्ट करने लगा। अब दूसरा एक और चीज हम लोग एक्टिविटी यहीं पे देखेंगे। उसको रब करने के बाद जहां पे आपने रब किया था एग्जैक्टली वहीं पे एक बार धीरे से टच कीजिएगा। हाँ, वहीं पे ऐसे एक बार टच कीजिए। अब उसके पास ले जाइए, बैठ बैठ जाओ। उसको वहां पे अगर आप सही से अगर टच करेंगे और उसके पास ले जाएंगे तो फिर वो अब अट्रैक्ट नहीं करता है, एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे। नहीं नहीं, जहां पे रब किए थे ना वहीं पे आपको ले जाना है, फिर वो अट्रैक्ट नहीं करता है, नहीं करता है अगर आप एग्जैक्टली उसी पोजीशन में करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है अपोजिट, इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आया होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे को क्या किए थे, अट्रैक्ट किए थे। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में ला दिया। इस पेन के ऊपर कुछ और चार्ज था, यहाँ पे बालों में कुछ और चार्ज था, इसलिए ये उसको अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने एक बार इसको फिर से यहाँ पे टच किया तो पता है ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में।
इस बॉडी से इस बॉडी में अगर जंप कर गए, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है चार्ज? नेगेटिव। तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब वो किसी दूसरी बॉडी पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए? सरप्लस हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा, और यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। हमेशा एक बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल कंडीशन में होती है, इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, इक्वल अमाउंट में, तो ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचेंगे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स जिस बॉडी में चले गए वहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। तो इस तरीके से एक बॉडी जो है वो चार्ज होती है। हमने इसको रब किया, उन्होंने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला जो एक्सपेरिमेंट था उनका वो था ग्लास ट्यूब और सिल्क क्लॉथ, इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरा उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने लिया था एक प्लास्टिक की एक उन्होंने रॉड ली थी, और दूसरा क्या लिया था उन्होंने? कैट फर जो बिल्ली होती है उसका जो फर होता है उसके ऊपर उन्होंने रब किया। तो उनका ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि जो ग्लास ट्यूब है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, प्लास्टिक ट्यूब है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, कैट फर के ऊपर पॉजिटिव, और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये चार्ज आया कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जंप कर गए। दो अलग अलग बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, इसमें जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव चार्ज, तो न्यूट्रल होगा। इसमें भी जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, तो ये भी न्यूट्रल होगा। लेकिन कुछ नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ नेगेटिव ज्यादा हो गए तो ये नेगेटिवली चार्ज कहलाएगा। तो यहां से चार्ज का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन उस समय ये बोलते नहीं थे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, उनको कुछ पता ही नहीं था कि हम इनको क्या नाम दें। वो तो हम बोल रहे हैं अभी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लेकिन आप देखो +5 और -5 इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा? 0। वैसे ही +6 -6 इसको ऐड करूंगा तो 0, तो यहाँ पे 0 आता है। हाँ बैठिए। वैसे ही उन्होंने देखा कि जब ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, उनको नाम अभी पता नहीं था, उन्होंने देखा कि जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो यहाँ चार्ज की वैल्यू 0 हो जा रही है। और 0 कब हो सकती है? जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। तो उन्होंने वहां पे नाम दिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से वहां पे नाम आया। दूसरी चीज अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चार्ज को हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे चार्ज का क्वांटाइजेशन। अब एक बात बताओ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 1 2 3 4? क्या कभी 3.5 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 4.6 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? नहीं। यानी कि हमेशा जो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा ना, वो किसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है या 2 या 3 4 5, यानी कि हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज जाता है ना, तो मिनिमम इतना चार्ज जो जा सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी बॉडी के ऊपर मान लीजिए 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, क्या इतना चार्ज उसके ऊपर हो सकता है? मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूं कि किसी बॉडी पे 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, ऐसा हो सकता है या नहीं? चलो एक बात बताओ, एक बनाना जो है वो 10 रुपए का आता है, तो किसी ने अगर बनाना खरीदे तो हो सकता है उसने 50 रुपीज के खरीदे होंगे। कितने बनाना मिले होंगे? 5। अगर उसने मेरे को बोला कि सर मैंने 80 रुपए के बनाना खरीदे, तो मैं समझ जाऊंगा कितने बनाना खरीदे? 8। लेकिन अगर उसने बोला कि सर मैंने 75 रुपीज के बनाना लिए हैं, तो वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? झूठ, क्योंकि आधा बनाना तो मिल ही नहीं सकता ना। तो वैसे ही आप देखेंगे ये इसका मल्टीपल है या नहीं। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से,
यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको डिवाइड करेंगे, अगर हमको एक इंटीजर वैल्यू मिल गई, इसका मतलब क्या है, वो सही बोल रहा है, हाँ इतना चार्ज हो सकता है। पर मान लो वो ऐसा बोलता है कि 15 इंटू 10 टू द पावर -19 है, इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से जब आप डिवाइड करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। क्या 9 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं? नहीं, वो झूठ बोल रहा है, इतना चार्ज नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीप्लीकेशन में होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन मास के साथ में ऐसा नहीं है। मास आप जैसे कि मान लीजिए आप दाल लेने गए तो आप 2.2 kg भी ले सकते हैं, 2.16 kg भी ले सकते हैं, तो मास क्वांटाइज्ड है क्या? नहीं, चार्ज क्वांटाइज्ड है। आप सिर्फ और सिर्फ इसके मल्टीपल में ही चार्ज को यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? हाँ, होल नंबर। देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन वगैरह मैंने लिखवाई थी, वो डेफिनेशन वगैरह के लिए बस थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। जितना भी मैंने लिखवाया था ना, उतना मैंने सब आपको बता चुका है। तो आप लोग कितने पेज में आ गया था कल? कल हम लोग जो लिखे थे वो कितने पेजेस में आ गया था? तीन पेज में ना, तो उतना पेज अभी आप छोड़ दीजिए, उसमें मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा आप लोगों को। उसके बाद का हम लोग अब शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? चार्ज एंड मास में डिफरेंस। क्या हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लिया था? हाँ। क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने कवर कर लिया था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया था, लिख लिए थे। हाँ, क्वांटाइजेशन हुआ था, कंजर्वेशन नहीं हुआ था। हाँ 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 भाई, लिखे थे ना उसको। ठीक है, आप लोगों को बता देता हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए स्पेस में कोई एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर में और कुछ कुछ बॉडीज रखी हुई हैं। इस बॉडी के ऊपर में है 10 कूलम्स का चार्ज, इस बॉडी के ऊपर में -5 कूलम का चार्ज। ये जो कूलम है ये यूनिट है चार्ज की। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कूलम में होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो मान लीजिए इतना कूलम इसके ऊपर चार्ज है फॉर एग्जांपल, और इसके ऊपर जो चार्ज है यहाँ पे मान लीजिए वह +3 कूलम। अब मान लीजिए स्पेस में है ये, इसको मैंने जोर से शेक किया। शेक करने के कारण क्या होगा, ये आपस में कुछ कांटेक्ट में आएंगे और इनके चार्ज आपस में चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए अब यहाँ पे यही 3 बॉडी हैं, इस वाली बॉडी के ऊपर रह गया +6, इस वाली बॉडी के ऊपर रह गया -7, तो इस वाली बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा? इसके लिए हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज को ना तो आप जनरेट कर सकते हैं और ना ही उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ टोटल जितना चार्ज है, यहाँ पे भी टोटल उतना ही चार्ज होगा। तो यहाँ टोटल कितना चार्ज था? +10 -5 +3, ये कितना हो जाएगा? 8 कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इन तीनों को ऐड करने पे 8 कूलम आना चाहिए। तो +6 -7 +8 x = 8, इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ -1 बचेगा और x = क्या आ जाएगा, +7। इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, +7 कूलम का चार्ज होना चाहिए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि भाई टोटल जितना अंदर में चार्ज है, आप इसको कहीं पे भी लेके जाओ, इसके अंदर में टोटल चार्ज उतना ही होगा। ये स्पेस में है, इसने किसी और बॉडी से इंटरेक्ट नहीं किया। इतना क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब एक फ्रेश हेडिंग डालिएगा, चार्जिंग। चार्जिंग लिखिएगा इसमें एक लाइन, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड in following ways, in following ways
नंबर 1 है चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्ज करने का मतलब क्या है? यहाँ पे मान लो ये एक मेटल का स्फीयर है, यहाँ पे ये एक ऐसे स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है जो परफेक्टली इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड स्टैंड। ये एक मेटल का स्फीयर है जो कि परफेक्टली इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। मुझे इसे चार्ज करना है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ प्लस माइनस दिखना चाहिए। अभी इसमें जितना प्लस था उतना ही माइनस, इसलिए हमें ये न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। तो इसको देखो, मैं सबसे पहले करूंगा कंडक्शन के थ्रू। ये जो चार्जिंग बाय कंडक्शन है, इसको हम कॉन्टेक्ट टाइप भी कहते हैं, कॉन्टेक्ट टाइप। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक पेन है, मान लीजिए किसी तरीके से मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अगर मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ये पॉजिटिवली चार्ज पेन है, अगर मैं इसको इसके पास लेके आऊं जिसके में पॉजिटिव चार्ज है पूरा, और जैसे मैं इसको इसके कांटेक्ट में लाऊंगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो कुछ चार्जेस निकल के यहाँ पे चले जाते हैं, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? अब देखो प्लस वाले थोड़े से ज्यादा हो गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पर यहाँ पे क्या करना है आपको? कांटेक्ट करना है। ये दोनों जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है इसके ऊपर आ जाते हैं, और इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये नेचुरल फेनोमेना है कि जैसे आप इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो ये चार्ज हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कार वगैरह से आप जैसे ही उतरते हैं, आप जैसे ही कार के दरवाजे वगैरह को हाथ लगाएंगे करंट मारता है, क्योंकि जो आपका चार्ज था वो कहाँ हो जाता है? उसमें पास होने लगता है। तो ये नेचुरल फेनोमेना है। जैसे कि पानी देखा होगा आपने, हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाता है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाती है। वैसे ही इसके पास देखिए पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज का डिफरेंस है, तो वो यहां से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। मान लो अगर मैं इसको नेगेटिवली चार्ज किसी बॉडी के कांटेक्ट में लाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज उसमें चला जाएगा और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये सबसे सिंपल मेथड है। उसके बाद दूसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये नॉन कांटेक्ट टाइप होता है, नॉन कांटेक्ट टाइप। अब देखिए इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। मतलब इसमें पिछली बार हमने इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पेन को उसमें टच किया था, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कांटेक्ट कहलाता है। अब हम टच नहीं करेंगे फिर भी वो जो है वहां पे चार्ज हो जाएगा। जैसे आजकल आपने मोबाइल देखे हैं, उसमें आपको डाटा केबल लगाना नहीं पड़ता, आप उसको उसके चार्जर के ऊपर रखते हैं और वो चार्ज होने लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग चार्जिंग देखेंगे कैसे हो सकती है। फिर से यहाँ पे क्या है, एक मेटल का स्फीयर है, फिर से यहाँ पे मान लीजिए ये एक स्फीयर है, उसके बाद ये फिर से इंसुलेटेड एक स्टैंड के ऊपर में रखा हुआ है। अब मैं जैसे ही इसके पास में एक बॉडी लेके आया, ये देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मैंने अभी तक के दोनों को कांटेक्ट में नहीं लाया है। इसके कारण क्या होता है, इस बॉडी के अंदर, ये तो बात आप मानते हैं जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव हैं, तो उसके कारण क्या होगा, इस पॉजिटिव के कारण में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दो अलग अलग कलर से बना रहा हूं, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा बॉडी के अंदर, और वैसे ही इसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज होगा, वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस पूरी बॉडी के अंदर, दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जैसे ही आप ये पॉजिटिव वाला इसके पास में लाएंगे तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जितने भी सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। तो इस बॉडी के अंदर अपने आप एक फेनोमेना होगा कि जितने नेगेटिव चार्ज है ना वो एक तरफ आ जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, और बॉडी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी हमें। इसमें एक साइड पूरे नेगेटिव चार्ज
यहाँ पे ये पूरे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे बॉडी में, और दूसरी तरफ आ जाएंगे इसमें क्या, पॉजिटिव चार्जेस। इस तरीके से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इनको तो इसने होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्जेस जो है ना, इसको देख के भागने के लिए बिल्कुल बेताब है, ये भागना चाहते हैं। अगर अब आपने क्या किया, यहां से एक कंडक्टिंग वायर लिया और उसको ग्राउंड कर दिया, तो इस यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनके साथ यहाँ पे ये पॉजिटिव देखा उन्होंने, और वो यहां से कूद के यहाँ पे आ जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वायर में, जब यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखेंगे तो वो यहाँ से कूद के यहाँ पे आ जाते हैं जब तक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। तो यहाँ पे जितना भी चार्ज होगा ये पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स के मिलके क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर नहीं हुआ क्या ये? जैसे ही आपने इसको कांटेक्ट में लाया तो क्या होगा, इस वायर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे ये कि ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखे, ये नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे। उन्होंने जैसे ही पॉजिटिव वालों को देखा तो क्या किया, इनसे जाके मिल गए, और वो जैसे ही जाके यहाँ पे मिलेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज है ना वो पूरा न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव आके पॉजिटिव से मिल गए। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इस तार को कट कर दिए, ये वाला तार हमने निकाल दिया, और यहाँ पे ये जितने चार्ज थे ये भी खत्म हो गए। इतना क्लियर हो गया? अब इसको उठा के हम दूर ले गए। जैसे ही इसको उठा के हम दूर ले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो एक ही जगह पे जमा थे ना, अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे स्फीयर में। तो पूरे स्फीयर में ये सारे के सारे चार्ज जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली, और ये आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। पॉजिटिव चार्ज गायब और सिर्फ क्या बच गए, नेगेटिव चार्जेस। जबकि यहां तो आपने कोई कांटेक्ट किया भी नहीं, यहाँ पे कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ क्या किया आपने, यहां से उनको ललचाया, वो आपके इधर पास आ गए। पॉजिटिव वाले को रिपेल करते हैं तो दूसरी साइड चले गए, उनको आपने जाने के लिए रास्ता दिया, वो चले गए। ऐसे ही ग्राउंड करते हैं हम लोग। जब भी आपने देखा होगा घर में हम लोग अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको, ये वर्ड सुना या नहीं आपने, अर्थिंग देना। अर्थिंग का मतलब यही होता है, अगर आपने किसी बॉडी में अर्थिंग नहीं दी है, यानी कि जैसे ये स्टैंड है, अगर इसमें कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है, अगर मैंने इसको प्रॉपर अर्थिंग दे रखी है ना, तो वो चार्ज पूरा ग्राउंड पे चला जाता है और हमें शॉक नहीं मारता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमने जैसी उसको अर्थिंग दी, वो चार्ज जो है वहां चला गया। इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ ये जो पॉजिटिव वाले थे ना, वो उसको अट्रैक्ट करके रखे हुए थे, खींच रहे थे अपनी तरफ, तो वो यहीं के यहीं रह गए। अब ये चला गया और ये रास्ता भी खत्म हो चुका है जाने का, तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा नेगेटिवली चार्ज होगा। समझ में आया था? इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि ये एक स्फीयर है, मान लीजिए स्फीयर ए है, ये रखा हुआ है किसी स्टैंड के ऊपर, और दूसरा सेम एक और स्फीयर यहाँ पे रखा हुआ है, इस स्फीयर का नाम है बी, ये भी एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। दोनों बिल्कुल न्यूट्रल है, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बराबर है, न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही मैं क्या किया, यहाँ पे एक बॉडी लेके आया, ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण क्या होगा, यहाँ के जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे, और यहाँ के जितने नेगेटिव चार्ज होंगे सब इधर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इसके पास जाना चाहते हैं। हमने कांटेक्ट नहीं किया है, सिर्फ उनको ललचा रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, आप चाहो तो आ सकते हो, जैसे मैग्नेट में होता है, थोड़ी दूरी पे अगर आयरन पीसेस रखे हुए हैं, आप मैग्नेट को जैसे उनके पास ले जाते हो, देखिए उनमें मूवमेंट शुरू हो जाता है, वो करीब आ जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे ये करीब आ गए, तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे इस पूरी बॉडी में, और इस पूरी बॉडी में क्या होगा, यहाँ पे पूरे पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई देंगे, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको क्या करना है, सिंपली बस इस स्टैंड को उठा के दूर कर देना है। जैसे आपने दूर कर दिया तो बी में क्या रहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, निगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे भी देखो आपने, ये जो इंड्यूस करने वाला जो था ये हमारा बॉडी, इसने किसी को टच किया नहीं, लेकिन फिर भी क्या हो गया, यहाँ पे चार्जिंग हो गई। चार्जिंग का मतलब ये है कि अलग अलग बॉडी में अलग अलग टाइप के चार्ज पैदा करना।
तो ये क्या कहलाता है, चार्जिंग थ्रू इंडक्शन। तो ये दूसरा वाला था चार्जिंग बाय इंडक्शन, और ये नॉन कॉन्टेक्ट टाइप होता है। ये पूछा जाता है, एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है कि बताइए किसी बॉडी को टच किए बिना आप उसे चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो यही वो मेथड है। आप कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में एक वर्ड छुपा हुआ है, ये इंड्यूस। इंड्यूस करने का मतलब ये होता है मोटिवेट करना। ये मोटिवेट करता है उनको किसी एक चार्ज को होल्ड करने के लिए। इतना क्लियर हुआ? तो ये था आप लोग का चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें लिख लीजिएगा थोड़ा सा, आप चाहो तो ये डायग्राम बना। इसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन इंपॉर्टेंट है सबसे। ये आपके एग्जाम में पूछता भी है, एक्सप्लेन चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग इसमें डायग्राम बनाइएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन में। वो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिख पा रहा हूं मैं आप लोगों को। पहला डायग्राम बनाइएगा ये वाला। इनको काफी दूर दिखाइएगा पहले, कि ये पॉजिटिव वाली जो बॉडी है ये काफी दूर है इससे, ये दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है। पहला डायग्राम ये हो जाएगा। दूसरे डायग्राम में इसको एकदम इसके पास ले जाइए। दूसरे डायग्राम को इसके एकदम बिल्कुल पास रखिएगा। इस वजह से यहाँ पे पूरे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जो आपका तीसरा डायग्राम रहेगा उसमें इसको ग्राउंड कर देंगे। ये दूसरा डायग्राम कंप्लीट हो गया, तीसरे डायग्राम में मैंने इसको कर दिया ग्राउंड। और जैसे ही आप इसको ग्राउंड करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे ये सब गायब हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहाँ पे आ गए, उन्होंने पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखा और वो जंप करके यहाँ पहुंच गए। डिलीट क्यों हो रहा है? इस तरीके से। इसके बाद अगले डायग्राम में आप इसको भी हटा दीजिएगा, ग्राउंड को, इस पॉजिटिव बॉडी को भी हटा दीजिएगा, और इन नेगेटिव चार्ज को अंदर में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। और दूसरे मेथड में पहला डायग्राम ये बनेगा, और दूसरे डायग्राम में इन दोनों को आप अलग अलग कर देंगे।
इसमें लिखिएगा इंडक्शन में, इसे डिफाइन करने के लिए कहता है इंडक्शन डैश करके द accumulation of charges, the accumulation of charges without the physical contact, without the physical contact, इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ये इंडक्शन की डेफिनेशन हो गई। बिना फिजिकल कांटेक्ट के अगर आपने चार्जेस को एक्यूमुलेट कर दिया तो यही इंडक्शन कहलाता है, मोटिवेट करना उनको। इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड is placed near a sphere, is placed near a sphere, capital A, near a sphere A, which is in contact with, which is in contact with sphere B, which is in contact with sphere B, comma, then there is an accumulation of, then there is an accumulation of positive charge, positive charge on the right side of sphere B, accumulation of positive charge on right side of B, फुल स्टॉप करके लिखिएगा, on the state of equilibrium, on the state of equilibrium, the process is called induction of charges. The process is called induction of charges. अच्छा, ये जो ट्यूब हम लोगों ने यूज की थी, क्या इसका चार्ज खत्म होगा? आप बताओ, चार्ज इसका खत्म होगा इस ट्यूब का? नहीं, ये तो किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आई। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, the glass rod does not lose its charge. The glass rod does not lose its charge, comma, but on removal of a rod, but on removal of a rod from its surroundings, from its surroundings, the charges are distributed, charges are distributed throughout the sphere, throughout the sphere. क्या मैंने बोला है, ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज कॉल्ड इंडक्शन। तो ये तुरंत नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है चार्जेस को इधर से उधर होने में। और जैसे ही अब चार्जेस का इधर उधर होना रुक गया, नेगेटिव पूरे इधर हो गए, पॉजिटिव इधर, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन, इंडक्शन ऑफ चार्जेस। अब अगर आपने इसको हटा लिया यहां से इसी पोजीशन में, तो क्या होगा? एक साइड में पूरे नेगेटिव, एक साइड में पॉजिटिव थे, ये ऐसे रहेंगे नहीं, ये अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये आपस में अट्रैक्ट होकर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस रॉड को हटाने के पहले ही इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तब तो चार्जेस का एक जगह से दूसरी जगह जाना पॉसिबल ही नहीं है। और इस तरीके से ये दोनों क्या रहेंगे? स्फीयर चार्ज रहेंगे। ठीक, वही लिखवाया है मैंने। कितना क्लियर है वंशिका? इतना समझ में आया?
हाँ, चलिए अगली हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है आगे, लेकिन जो टॉपिक अभी मैं बताने वाला हूँ कूलम्स लॉ, उसमें इस वर्ड की एक जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग इसका बस एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, उसके बाद डिटेल में इसको आगे डिस्कस करेंगे। लिखिएगा इसमें, इट इज अ रीजन, इट इज अ रीजन, REGION, रीजन, around a charged body, it is a region around a charged body in which another charged body experiences an electrostatic force, experiences an electrostatic force। आप जानते हो, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। ये अगर आप एक आयरन का पीस यहाँ पे लेके आते हैं, अगर मान लीजिए इससे बहुत दूर रखा हुआ है, तो क्या उसको कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप उसको यहाँ पे पास लाओगे, तो एक समय के बाद क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर असर दिखाने लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड सब समझते हैं? आप लोगों ने कभी ड्रॉ किए मैग्नेटिक फील्ड्स? कौन से पोल से कौन से पोल की तरफ जाती है? नॉर्थ साउथ की तरफ जाती है। एक क्लोज लूप बनाती है ये कुछ इस तरीके से आप लोगों ने बनाया होगा, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाते हुए बनाया है नहीं? तो किसी मैग्नेट के आसपास का वो एरिया, वो रीजन जहां पे कोई दूसरा मैग्नेट या कोई आयरन का पीस जो है एक फोर्स को फील करता है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एक आयरन का पीस ले आया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। या मान लीजिए आपने कोई एक मैग्नेट ले आया, उसका पोल भी नॉर्थ है तो वो रिपेल हो जाएगा, साउथ होगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो किसी मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहां पे कोई दूसरी बॉडी फोर्स को फील करती है, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, वो रीजन क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। वैसे ही किसी एक चार्ज के आसपास भी एक ऐसा एरिया होता है जहां पे किसी दूसरे चार्ज को अगर आपने ले आया, तो वो एक फोर्स को फील करता है। हम सब जानते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन एक यहां है और एक यहां है, तो क्या ये रिपेल कर पाएंगे एक दूसरे को? नहीं। इसका आसपास का कोई एक ऐसा एरिया होगा जहां पे आने के बाद ही ये रिपेल कर पाएगा। तो वो वाला रीजन स्पेस में जहां पे दूसरा कोई चार्ज किसी फोर्स को फील करे, वही क्या कहलाता है? उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अभी इतना जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, सफिशिएंट। तो किसी चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां पे कोई दूसरा चार्ज जब आता है तो वो एक फोर्स फील करता है, वही रीजन क्या कहलाता है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। दैट्स इट। अभी इतना ही एक लाइन में आपके लिए जरूरी था। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कूलम्स लॉ। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं मिस्टर कूलम, उनका एक छोटा सा लॉ हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। लास्ट ईयर आप लोगों ने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा होगा कि कोई भी जो दो बॉडी है स्पेस में, दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला क्या था? G m1 m2 अपॉन में r²। ये फॉर्मूला किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम क्या था? न्यूटन। जब न्यूटन ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, उस समय उनके बाजू में बैठे हुए थे कूलम। वो देख रहे थे उनकी कॉपी में, और उन्होंने बिल्कुल वैसी कॉपी करके यहाँ पे अपना एक रिजल्ट दे दिया। इनका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है ना, वो मैं आप लोगों को पहले ही दिखा दे रहा हूँ कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स रहेगा वो रहेगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²।
दिख रहा है कॉपी हुआ है? तो उन्होंने बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे इस लॉ को, लेकिन दोनों में क्या फर्क है और कैसे ये लॉ आया है उसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये बात हम लोग जब से कह रहे हैं कि अगर दो सेम चार्जेस हैं, सेम, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब वो कोई फोर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमें ये तो पता था फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, लेकिन अभी तक क्या हमें फोर्स की वैल्यू नहीं पता थी। तो कूलम ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये वाला फॉर्मूला दिया। जब वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि इनके बीच का जो फोर्स है, उन्होंने दो अलग अलग चार्जेस को यहाँ पे रखा। हर बार वो अलग अलग डिस्टेंस पे रखते थे, हर बार अलग अलग टाइप का चार्ज रखते थे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी इस चार्ज की वैल्यू भी बढ़ा देते थे। तो उन्होंने देखा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स आता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज Q1 के। उन्होंने एक को बढ़ा के देखा, अगर ये आपने बढ़ाया तो इनके बीच का जो रिपल्सिव पावर है वो भी बढ़ जाता था, रिपल्सिव फोर्स। वैसे ही उन्होंने देखा कि अगर वो Q2 को बढ़ाएंगे ना तो भी ये फोर्स बढ़ जाता है। दोनों में से कोई सा भी फोर्स आप बढ़ाओ, इनके बीच का फोर्स बढ़ जाता है। आप खुद देखो, ये दो छोटे छोटे मैग्नेट थे, इनको आप हाथ से आराम से दूर दूर रख सकते हो, पर मान लीजिए अगर ये बहुत बड़ा मैग्नेट हो तो इसका फोर्स भी उतना ज्यादा होगा, उतने ज्यादा फोर्स से उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे भी उन्होंने देखा कि जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगी ना, ये फोर्स उतना ज्यादा होता है। तो इन दोनों चीजों से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है क्या, इन दोनों के प्रोडक्ट के, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, सॉरी प्रोपोर्शनल। ये उनका पहला कंक्लूजन था एक्सपेरिमेंट कर करके कि भाई इन दोनों के फोर्स, ये जो फोर्स है इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सेम चार्जेस उन्होंने रखे और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है r, इस डिस्टेंस को वो वेरी करते चले गए। जब उन्होंने इस डिस्टेंस r को 2r कर दिया, जस्ट डबल कर दिया, तो उन्होंने देखा जो फोर्स था वो 4 गुना कम हो गया। जब उन्होंने इस डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया तो उन्होंने देखा 9 गुना यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कम हो गई, 9 टाइम्स। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। ये सब काम एक्सपेरिमेंटली चल रहा है। तो ये उनका पहला कंक्लूजन था, ये उनका दूसरा कंक्लूजन। तो पहले और दूसरे कंक्लूजन को उन्होंने एक साथ कंबाइंड कर दिया और उन्होंने एक रिजल्ट दिया कि ये जो फोर्स है प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के डिवाइडेड बाय इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दे दिया। अब जैसे जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है, उसको हटाने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था यहाँ पे, के। इसको मैं हटा देता हूं प्रोपोर्शनलिटी साइन को और यहाँ पे लगा देता हूं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। इसके अलग अलग नाम है। इसका एक नाम है कूलम्स कांस्टेंट, दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। याद रखिएगा, कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्योंकि आगे चल के हम लोग एक और कैपिटल के देखने वाले हैं, वो होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं इसका नाम लिखवा दूंगा कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इस तरीके से अगर आपके पास ये वाला फॉर्मूला है और अगर आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाए तो आप कोई भी दो चार्जेस और उनके बीच की अगर डिस्टेंस पता है तो आप ये निकाल सकते हैं कि उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखिए, डायरेक्शंस को मैं एज्यूम कर ले रहा हूं पहले ही कि अगर दोनों सेम टाइप के चार्ज होंगे तो क्या होगा, रिपेल हो जाएंगे। अगर दोनों डिफरेंट टाइप के चार्ज होंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। फोर्स वही है, लेकिन एक बार क्या होगी रिपल्सिव फोर्स, एक बार क्या होगी अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं और फिर एक बार अच्छे से और समझते हैं, ठीक है। लिखिएगा, दिस लॉ
states that this law states that electrostatic force between two point charges is directly proportional to the magnitude of directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. फुल स्टॉप करके लिखिएगा. It acts along the line joining them. यह है कोई चार्ज, नाम है इसका 1, इसका नाम है 2. अब हमें पता है कि ये दोनों जो है, इन दोनों का नेचर मान लीजिए पॉजिटिव है, तो 1 के ऊपर 2 एक फोर्स लगाएगा और 2 के ऊपर 1 एक फोर्स लगाएगा. जैसे कि मैग्नेट के केस में होता है, आप दो सेम पोल वाले मैग्नेट लाओ, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं. तो यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा. तो रिपल्सिव फोर्स का ना पहले मैं लाइन ऑफ एक्शन बता देता हूं कि वो कहां होगा. आपको क्या करना है, इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ती हुई एक लाइन बना देना है. अब जो भी फोर्स होगा ना वो इस लाइन के अलोंग ही होगा. अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे इस डायरेक्शन में, तभी तो दोनों दूर दूर होंगे. अगर अट्रैक्टिव होगा तो इस पे इस डायरेक्शन में, इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा तो इस पूरी एक लाइन के अलोंग. ठीक है. तो कूलम ने बताया कि ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द फोर्सेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ये हो गई इनके बीच की डिस्टेंस. तो इसको आप नोट कर लीजिए डायग्राम को बना के. जहां पे के है कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. अच्छा, कोई बता सकता है यहां से के की यूनिट क्या होगी? नहीं, वो तो उसका एक और फॉर्मूला है. इसकी यूनिट क्या होगी के की यहाँ पे? बिल्कुल सही. यहां से देखो, इसको यहीं रख दो, इसको उधर भेज दो और इन दोनों को भी यहां नीचे भेज दो. तो ये क्या इस तरीके का दिखाई देगा? पहले तो फोर्स यहां पे रहेगा, फोर्स इनटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल्स टू के रहेगा. फोर्स की यूनिट है न्यूटन, रेडियस की यूनिट होती है मीटर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा.
चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो नीचे हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो के की यूनिट हो जाएगी क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट। तो यहाँ पे इसके बाजू में लिख लेना, इसी के बाजू में एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और लिखिएगा फॉर एयर और स्पेस और वैक्यूम, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये दे रखे तो इसके लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आगे चल के इसका एक और फॉर्मूला देखेंगे हम। इसको थोड़ा सा वो जो न्यूटन बाबा का जो फॉर्मूला था उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि बहुत वीक टाइप का फोर्स है? अगर आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स की इससे कंपेयर करेंगे तो वीक फोर्स है। कैसा फोर्स है? वीक। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो तो कुछ है ही नहीं। अब आप देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने देखा था G m1 m2/r²। यहां पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों ने देखा है K Q1 Q2/r²। यहाँ पे इस G की वैल्यू कितनी होती थी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ पे इस के की यूनिट वैल्यू कितनी है अभी एयर के लिए? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखो ये कहाँ 10⁻⁻11। जैसे कि आपको पता है स्पेस में कोई भी जो दो बॉडी है वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हमेशा। यहाँ पे ये जो कैमरा रखा है इसका कुछ मास है, मेरा कुछ मास है, हम दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा मास रख दो, इस कैमरे का मास रख दो, हमारे बीच की डिस्टेंस रख दो, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो 10⁻⁻11 आपको ये 0.000000005 न्यूटन ऐसा कुछ मिलेगा। ये कोई वैल्यू है फोर्स की? इसलिए तो कैमरा और मैं जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे अगर छोटे छोटे चार्जेस को भी रखोगे, देखो 10⁻9 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक बड़ी वैल्यू हमको देखने के लिए मिलेगी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। लेकिन इनकी वैल्यू तब बड़ी हो जाती है जब आप अर्थ मून इन सब के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, उनका मास बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे उनकी फोर्स बढ़ जाती है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी, अपना चार्ज तो बहुत छोटा है। इसलिए अगर पूछे कि इन दोनों में से वीक कौन सा है तो ग्रेविटेशनल। इन दोनों में ही नहीं, पूछे सबसे वीक फोर्स कौन सा है नेचर का, तो आप बोल देना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे वीक फोर्स है, क्योंकि इसका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो इतना क्लियर हुआ। उसके बाद एक और चीज, जब आपने ये पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में, तब आप वहां पे एक चीज पढ़े होंगे कि यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कभी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चाहे दो बॉडी स्पेस में रखी हो तब भी उनके बीच फोर्स उतना ही होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होगा। अगर दो बॉडी पानी के अंदर रखी हुई हैं तो भी उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही होगा, इस फॉर्मूले से जो निकलेगा। कहीं पे भी रख दो इतना ही फोर्स होगा। लेकिन ये जो के होता है ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, मीडियम के ऊपर, कि दो चार्ज किस मीडियम में रखे हुए हैं, उस मीडियम के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो पुराने जमाने में जो बैटरी आती थी गाड़ी की, उसमें डिस्टिल्ड वाटर हम लोग फिल करते थे, याद आ रहा है? तो वहां पे वो जो है ना डिस्टिल्ड वाटर वो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का काम करेगा, जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इनके बीच का जो फोर्स रहता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, कि दोनों चार्ज किस मीडियम पे है। अगर वैक्यूम में है, स्पेस में है, तो उनके बीच फोर्स अलग होगा। अगर वो दोनों वाटर के अंदर है तो उनमें फोर्स कुछ और होगा, 80 टाइम्स कम होता है लगभग। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिपेंड करता है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर, किस मीडियम में है।
पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता था? नहीं। ये वहां पढ़ाया जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कैमरा और मैं, हम दोनों के बीच जितना फोर्स लग रहा है इतना, अगर हम यहाँ पे इस कमरे में पूरा पानी भर दीजिए, पूरे पानी में हम डूबे हुए तो भी इसके और मेरे बीच में इतना ही फोर्स लगेगा। मैटर नहीं करता कि किस मीडियम में डूबे। तो यहाँ पे डिफरेंस भी थोड़ा सा समझ में आया? ठीक है। तो के की वैल्यू आप लोगों ने लिख ली होगी फॉर एयर, स्पेस एंड वैक्यूम। कई बार क्वेश्चन में ये लिख देता है और उसकी वैल्यू नहीं देता है, तो आपको ये याद होनी चाहिए 9 × 10⁹ विथ यूनिट। ठीक है। इसके बाद लिखिएगा अगला, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, परमिटिविटी को? हाँ, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव। हाँ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एप्सिलॉन से। इसकी मीनिंग पता है किसी को, स्कूल में हुआ हो तो? नहीं पता? तो चलो परमिटिविटी, क्योंकि आगे चल के हम लोग को पढ़ना है k = 1/4πε0, या किसी किसी जगह पढ़ेंगे हम लोग एप्सिलॉन। तो कब एप्सिलॉन रखना है, कब एप्सिलॉन नॉट रखना है? रखना है तो बहुत अच्छी बात है, पर ये होता क्या है वो तो देख लें। देखें तो चलो परमिटिविटी, पहले 2 लाइन इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर मस्त समझ में आएगा ये। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल due to which it opposes the external electrical field, the external electric field passing through it, कॉमा लगा के, ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। इसमें एक नया वर्ड भी हम लोगों ने देखा है, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, उसको भी समझते हैं। पर इससे पहले देखो आप कि मान लीजिए ये एक मैग्नेट है ऐसा यू शेप में, ये इसका एन है, ये साउथ पोल। तो यहां बैठा हुआ हर बच्चा जानता है कि यहां से यहां पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स जाती हैं। पता है सबको कि एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से कहां जाती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। इसका एक्सपेरिमेंट भी करते हैं स्कूल में। एक कंपास लेते हैं, उस कंपास को यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद उसका जो नॉर्थ पोल दिखा रहा होता है, ये नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ क्या होता है? इससे जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि सेम पोल एक साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पे ये जो कंपास रखोगे ना आप, तो ये इस तरीके से बनेगा, इसका एरो इधर रहेगा, ये नॉर्थ। तो जहां पे उसका एरो होता है वहां पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं। फिर जैसे जैसे इसको आगे मूव करते हैं ना, तो वो जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करता जाता है। तो कंपास का जो एरो जिस डायरेक्शन में जाता है ना, उस डायरेक्शन में हम डॉट लगा लेते हैं। तो हम देखते हैं वो घूम के कहाँ पहुंच गया? साउथ पोल, क्योंकि उसको अट्रैक्ट कर रहा था। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो नॉर्थ से साउथ जाती है। वैसे ही आगे चल के आप देखेंगे कि मान लो आपने ये 2 अलग अलग प्लेट लेके रखी है, इस प्लेट के ऊपर आपने पूरा पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, मान लीजिए। सबको चार्जिंग थ्रू इंडक्शन तो आ ही गया है, तब जानते हैं कि हम कैसे किसी प्लेट को कोई चार्ज दे सकते हैं। अगर आपने इसको निगेटिव चार्ज दे दिया है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और जैसे यहाँ पे नॉर्थ से साउथ में जाती थी मैग्नेटिक लाइन, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कहां से कहां जाती है? यहाँ कहां नॉर्थ साउथ है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनती है हमेशा।
हमेशा ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। और दूसरी क्वालिटी क्या होती है इनकी, ये जिस सरफेस से निकलती है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर निकलती है। मान लो ये जो सरफेस है अगर ये ऐसी स्फेरिकल होती तो इसके भी बिल्कुल परपेंडिकुलर निकलती, ये देखो ऐसे परपेंडिकुलर, कोई भी ऐसे नहीं निकलती है ऐसा टेंजेंशियल, हमेशा कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर। तो देखो मस्त एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, इसका नाम हमने दे दिया मान लो ई नॉट। कितनी अच्छी बात है, मस्त यहाँ पे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने यहाँ पे बीच में कोई एक मटेरियल को रख दिया, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे एक मटेरियल को रखा, मान लो वो जो मटेरियल है वो ये, अब इसके कारण क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव के पास में है इसका ये वाला फेस, तो इसमें जितने नेगेटिव वाले होंगे वो क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे। मानते हो इस बात को, ये वाला जो एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास में है, तो यहाँ पे क्या होंगे, पूरे नेगेटिव वाले आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। और ये किसके पास में, नेगेटिव के पास में, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे सब कहाँ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। अगर अगर ऐसा नहीं हुआ होता मान लो, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही होती वो किसके बराबर होती, ई नॉट के बराबर होती। ई नॉट वाली लाइन इससे जा रही है, लेकिन अब इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन हो गया, इसको पोल बनना कहते हैं। अब हमें पता है कि जब भी नेगेटिव पॉजिटिव टाइप का यहाँ पे पोल दिखता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव के कारण ये पैदा हुई थी, अब यहाँ पे भी तो नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ही पैदा हो जाएगी। उसको मैं बताइए वो किधर से किधर होगी, इसी की डायरेक्शन में होगी या अपोजिट, अपोजिट, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। तो ये पोलराइजेशन के कारण इसके खुद के अंदर में एक यहाँ पे ईपी से उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। ईपी मतलब पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब इस पर्टिकुलर की बॉडी की बात देखो, अगर इसमें से पोलराइजेशन नहीं होता तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती, ई नॉट के बराबर। लेकिन क्योंकि इसमें अब क्या हो गया है, पोलराइजेशन, उसके कारण इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई है। तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। तो अब जो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी, ई नॉट माइनस ईपी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब जो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो इसके बराबर होगी। पर सोचो यहां पे अगर एक इंसुलेटर होता जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव जैसा कुछ है ही नहीं, तो वहां पे क्या होता, उसके अंदर में कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं होती, ईपी। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ना, जो यहां से यहां पास हो रही, बस वही होती और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा मटेरियल था जिसमें ये अच्छे से पोलराइजेशन हुआ और उसके कारण में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जिसमें बहुत जम के पोलराइजेशन होगा, जैसे अगर यहाँ पे हवा है, एयर, उसका पोलराइजेशन पता है बिल्कुल कम होता है, क्योंकि उसमें इतने दूर दूर हैं एटम्स और वो एक जगह पे रहती भी तो नहीं है एयर, तो उसमें पोलराइजेशन होता ही नहीं है, नाम मात्र का होता है। इसलिए उसमें एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई नॉट के बराबर ही होगी। तो यहां पे देखो आपने अभी डेफिनेशन लिखी, अब पढ़िए उसको। It is the property of a material due to which it opposes the external electric field passing through it. जाना था E नॉट इसमें से, पर कितनी जा रही है नेट, ये E। तो इसने खुद की प्रॉपर्टी के कारण इतना तो अपोज कर लिया, किसी मटेरियल में ज्यादा अपोज होगा, किसी में कम अपोज होगा। तो यही जो अपोज करने की जो टेंडेंसी है, जो प्रॉपर्टी है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी। कि वो अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होने दे रहा है, उसको अपोज कर रहा है। समझ पा रहे हो इस चीज को, तो यही परमिटिविटी है। तो इसको हम लोग अगली क्लास में और अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसके बारे में कुछ लिखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मूले पे कि K इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, सिंपल एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको फील आना जरूरी है कि परमिटिविटी क्या है। घर जाके एक बार और देखिएगा, सोचिएगा इसके बारे में। अगर क्लियर नहीं होता है तो कल की क्लास में थोड़ी देर और इसके ऊपर हम समय दे देंगे, ठीक है। हाँ, जितनी भी इसमें से अंदर से पास हो रही है वो सबको डिस्टर्ब करती है। नहीं, इधर नहीं, सिर्फ अपने अंदर से पास होने वाली, सिर्फ उसी को डिस्टर्ब करती है।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है वंशिका, मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू सर। वंशिका आवाज आ रही है? हेलो वंशिका, आवाज आ रही है क्या? ओके